homolytic, and second is named as heterolytic. So we have two types of cleavage, homolytic cleavage and heterolytic cleavage. होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है जब कोई बॉन्ड एग्जैक्टली मिडल से टूट जाए। हमें पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर वो बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में से टूट जाएगा तो आपके पास फॉर्मेशन होगी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो we get 2 units formed with no charge. There is no charge on any of the two. और जब कोई चार्ज नहीं है तो हम कहते हैं ये फ्री रेडिकल्स है. This is going to be free radical formation. This plus this दोनों बने. It means homolytic cleavage का मतलब हुआ the bond is broken, bond is broken exactly from middle position, from middle, that means equal electronic distribution leading to the formation of free radical. तो होमोलिटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल्स बनते हैं. होमोलिटिक क्लीवेज में अगला पॉइंट हमारे पास है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट कंडीशन है सनलाइट. अगर कहीं पर H न्यू लिखा हो या सनलाइट लिखा हो तो हम सोच सकते हैं कि वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है. H न्यू का मतलब अब ऑर्गेनिक में आप लिखोगे कि सनलाइट कहीं पे शो करनी हो तो हम वहां पे H न्यू लिख सकते हैं, एनर्जी का सिंबल. और सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी एरो के ऊपर अगर परऑक्साइड लिखा हुआ है तो भी आप आंसर में सोच पाओगे कि इट इज लीडिंग टू होमोलिटिक क्लीवेज. और तीसरा आपको वहां नजर आ सकता है वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 573, 473, इस तरह का अगर टेम्परेचर लिखा जाए तो इसका मतलब क्लीवेज कैन बी होमोलिटिक. वहां पे वेपर फेज लिखा हो सकता है, वेपर फेज का मतलब भी होमोलिटिक क्लीवेज लिया जा सकता है. तो हम कहेंगे होमोलिटिक क्लीवेज परऑक्साइड, यानी वहां पे परऑक्साइड लिखा होगा एरो के ऊपर, वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ये 473 भी हो सकता है, 573 भी हो सकता है, या फिर लिखा होता है वेपर फेज. इन कंडीशंस में हम कहते हैं कि ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन शो करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज. बेटा परऑक्साइड के एग्जांपल्स देख लो. परऑक्साइड में आपको ऐसा लिखा नजर आ सकता है RCOO होल ट्वाइस, तो ये एक परऑक्साइड है. या फिर आपको ये नजर आ सकता है बेंजीन CO सिंगल बॉन्ड O CO बेंजीन. व्हाट इज परऑक्साइड? परऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. कहीं पर अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसे परऑक्साइड बोलते हैं. ये परऑक्साइड लिंकेज है.
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर मैं बना दूं अगर, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसके पास। अब होमोलिटिक क्लीवेज इन जनरल क्या होता है ये समझ आ गया? आप लोग पेपर के एक पार्ट, दो पार्ट्स बना के काम कर रहे हो? ओके। वेरी हाई टेम्परेचर 573, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके बाद हम कहेंगे कि इट इज वेरी हीट? हाई टेम्परेचर बेटा बॉइलिंग से ऊपर के टेम्परेचर को ही कहते हैं। हाँ जी बेटा, क्या चीज? वेपर फेज। वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब आपने इतना हीट कर दिया कि सब कुछ वेपर स्टेट पे चला गया, उड़ गया, और उड़ते उड़ते वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वेपर फेज। ओके, नाउ दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज समझ लेते हैं। अगर ए और बी का बॉन्ड हो और बॉन्ड कुछ ऐसे टूट जाए, ए पॉजिटिव बन जाए और बी नेगेटिव, तो क्लीवेज इस तरह से हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने बॉन्ड को अपनी ओर खींच लिया। अब हम कहेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, नॉन पोलर में भी हो सकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज लीडिंग टू हेटेरोलिटिक क्लीवेज। Thus, cation and anion is formed. जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फ्री रेडिकल नहीं बनते, केटाइन और एनाइंस बनते हैं। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस, नो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड देयर। अब आपके पास हेटेरोलिटिक क्लीवेज के लिए हेटेरोलिटिक क्लीवेज is possible in number 1 polar bonds। मैंने पोलर बॉन्ड्स यहां लिख दिया, लेकिन अभी मैं जब कराऊंगी तो नॉन पोलर बॉन्ड्स को भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज दूंगी। ठीक है, उसका रीजन बताती हूं कैसे। सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स, वहां पे पानी डाल दो या अल्कोहल डाल दो तब। तीसरा है इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, एग्जाम्पल AlCl3, BF3। और ये दो कंडीशन, तीन ही लिखो अभी, तीनों कंडीशंस हैं। एक तो पोलर बॉन्ड्स, एक हो क्या सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, और तीसरा वहां पे लुइस एसिड प्रेजेंट होने चाहिए, AlCl3, BF3 एक्सेट्रा। हेटेरोलिटिक क्लीवेजेस, बॉन्ड जो है वो किसी एक की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी तरफ बॉन्ड गया वो नेगेटिव, जिससे गया वो पॉजिटिव। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ चले गए, तो इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दस केटाइन एंड एनाइन इज फॉर्म्ड। हाँ बेटा, नाउ अब हमें कर रहे हैं कुछ क्लीवेज के एग्जांपल्स और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, नाउ व्हेन वी से होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, अब जरा देखते हैं क्या आप समझ पा रहे हो कि क्लीवेज कैसा होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लीवेज है। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों के इकट्ठे एग्जाम्पल्स हैं। आपने जो टॉपिक शुरू किया था उसके नीचे लाइन लगा दो, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लीवेज कर रहे हैं जनरल। आपने ढूंढना है कि कौन सा क्लीवेज है। ठीक है, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में
कौन सा क्लीवेज हो सकता है? होमोलिटिक। शो कैसे करना है देखो, आधा एरो इसकी तरफ, आधा इसकी तरफ। आधा एरो, हाफ एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलेगा, दूसरा इसकी तरफ। तो आपका आंसर बना Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। इसका मतलब हुआ होमोलिटिक क्लीवेज के बाद कौन से आंसर्स में रेडिकल आते हैं? देयर आर फ्री रेडिकल्स, 2 फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, समझ आ गया? CH3Cl सनलाइट के प्रेजेंस में करो जरा क्लीवेज, क्या बनाओगे? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ, दूसरा CH3 की तरफ। तो मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये भी होमोलिटिक है। This is homolytic cleavage. This is again homolytic cleavage. Homo means same, equal, equal distribution of electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक दोनों को मिलेगा। किसमें बच्चे? जो भी ड्रॉ अभी बताइए। अगर ये एल्कीन है और मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे वाटर लिख दिया, पोलर सॉल्वेंट, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया है। तो आप बताओ, जिस तरफ ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जहां से गया वहां पे पॉजिटिव। कौन सा क्लीवेज? हेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज। HCl का बॉन्ड ब्रेक करके बताओ मुझे, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा? होमोलिटिक के हेक्ट्रोलिटिक? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या हुआ है ना हेट्रोलिटिक क्लीवेज आपने पहले भी। HCl के बाद अब आगे चलते हैं एग्जांपल्स पे। ये चीज तो दी थी ना, ये एरो वाला तो पहला धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा, चिंता मत। Now we have, if it is CH2 double bond CH2 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया परऑक्साइड, कौन सा क्लीवेज करोगे? होमोलिटिक। जब 2 बॉन्ड्स हैं तो दोनों नहीं तोड़ देने, एक ही तोड़ना है, और वो भी पाई वाला। पाई बॉन्ड आप ब्रेक करोगे। बताओ जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर ले गए, एक इधर चला गया। ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। अलग हुए हैं दोनों एक दूसरे से, प्लस प्लस तब लिखते हैं 2 स्पीसीज अलग हो जाती है, जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। CH3Cl in presence of AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, कौन सा क्लीवेज? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। किसकी तरफ बॉन्ड को शिफ्ट करूं, क्लोरीन की तरफ कि CH3 की तरफ? क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये आपके पास था क्लीवेज। हाँ जी बेटा बोलो, क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा? कहाँ से क्या नहीं समझ आ रहा बच्चे? ये वाला, ये AlCl3 लिखा हुआ है,
तो ल्यूइस एसिड लिखा हुआ है, ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में कौन सा क्लीवेज होता है? हेट्रोलिटिक, है ना। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब इन दोनों के बॉन्ड को क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी ओर खींच लेगा। जब क्लोरीन अपनी ओर ले जाएगा तो Cl तो नेगेटिव हो जाएगा और CH3 पॉजिटिव। ठीक है। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कौन सा क्लीवेज करेगा? हेट्रोलिटिक। तो चाहे ये दोनों बिल्कुल सेम है, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस तरफ एरो ले जाओ या इधर ले जाओ, लेकिन आपको मिलेगा Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये मिलेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हेट्रोलिटिक क्लीवेज नहीं हो सकता। हेट्रोलिटिक क्लीवेज पॉसिबल होता है क्लोरीन में अगर हम उसको AlCl3 की प्रेजेंस में रखते तो। अगर क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते तो कौन सा क्लीवेज था? होमोलिटिक। CH3 डबल बॉन्ड Cl नहीं हो सकता बच्चे, कार्बन के 5 बॉन्ड कैसे बनती है? अगर Cl डबल बॉन्ड Cl होता फिर क्लोरीन 2 बॉन्ड बना नहीं सकता। हम अगर इसको इसकी प्रेजेंस में रख देते, वाटर की प्रेजेंस में Cl को, इन केस वी हैव डबल बॉन्ड O, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसे क्लीवेज करोगे तो ये कौन सा क्लीवेज शो किया? होमो की हेट्रो? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। ठीक है, जब पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर जाए एक तरफ तो हेट्रोलिटिक, जब आधा आधा शिफ्ट करो तो होमोलिटिक। मैम अगर ClCl को वाटर की प्रेजेंस में रखते हैं तो भी हेट्रोलिटिक होगा। तो दिस इज अबाउट क्लीवेज एंड इट्स एग्जांपल्स। क्लीवेज समझ आ गया होता क्या है? ये सारा क्लीवेज आपने कोई 100-200 बार और करना है, चिंता मत करो, करते जाओगे, प्रैक्टिस अपने आप होती जानी है। अभी तो सिर्फ पहला टॉपिक उठाया हमने, है ना, तब आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन ये पूरी ऑर्गेनिक में यही करना है। इसके बिना ऑर्गेनिक चलती नहीं है, ये चलाओगे तो ऑर्गेनिक चलेगी। ठीक है, अब आपके पास है क्लीवेज का कंसेप्ट ये हुआ कि बॉन्ड को तोड़ना पड़ सकता है। या तो हम बॉन्ड को बिल्कुल बीच में से तोड़ देंगे, या फिर आधा आधा दे देंगे, या फिर किसी एक को पूरा ही बॉन्ड दे देंगे, किसी दूसरे को कंगाल कर देंगे। तो दैट्स द क्लीवेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपका अगला टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अगला हेडिंग लिखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बस ये टॉपिक करने के बाद लेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, अभी बस 15-20 मिनट और केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर ब्रेक ले लोगे, फिर उसके बाद मैथ्स पढ़ोगे आप लोग, बायो वाले बायो पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं जरा वो देखते हैं। अब तो जाके कहीं थोड़ा सा ऑर्गेनिक के पेस पकड़ा है और अब आप ब्रेक मांग रहे हो, और एक बीच बीच में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। हाँ जी बेटा, लो जल्दी से टॉपिक को समझते हैं। पहला टर्म ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या है। ध्यान से समझना मेरी बात। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लिखो जी। Some species are formed during the reaction. Some species are formed during the reaction, but are highly reactive. Having high energy, react further, leading to product formation or further reaction, leading to product formation
or further reaction. These species are having very short lifespan. These species are having very short lifespan. Are called reaction intermediate. Are called reaction intermediate. कंसेप्ट समझ लो. क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड था. चलो ऐसे नहीं करते. मैं अब जो समझा रही हूं उसको बहुत कंसंट्रेट करके ध्यान से समझ लो. मान लेते हैं मेरे पास है CH4 प्लस क्लोरीन. तो रिएक्शन में बना CH3Cl प्लस HCl. ये एक रिएक्शन है. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम ये देखें कि हुआ कैसे, क्योंकि इस रिएक्शन को देख के तो आपको ना कोई होमोलिटिक दिख रहा है ना कोई हेट्रोलिटिक, और मैंने यहाँ पे चलो सनलाइट लिखा दिया. अब आपको सनलाइट से क्या समझ आएगा? होमोलिटिक. ठीक है. मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि पहले क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज कर गया और ये बन गए क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. ये बेटा इतने अनस्टेबल और इतने रिएक्टिव हैं, ये दोनों के दोनों इतने अनस्टेबल हैं और इतने रिएक्टिव हैं कि ये फटाफट से आए और इन्होंने CH4 के साथ रिएक्शन कर लिया. मैंने CH3H लिखा है, समझ पा रहे हो ना? CH4 का ही एक वर्जन है. मैंने एक H को खोल के लिख लिया जरा. जैसे ये Cl इसके पास जाएगा, ये उसका फिर होमोलिटिक क्लीवेज करेगा. ये बन जाएगा HCl. H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल गए और साथ में बन गया CH3 फ्री रेडिकल. बताओ, ये फिर से फ्री रेडिकल ही बना, ये तो फिर अनस्टेबल था. ये CH3 फ्री रेडिकल अब क्लोरीन फ्री रेडिकल जो कि बचा हुआ है, ये वाला एक फ्री रेडिकल मैंने यहां ले लिया था, एक अभी ये है. अब ये बन गया CH3Cl. अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो Cl Cl से कट जाएगा, ये वाला Cl इस Cl से कट जाएगा, CH3 CH3 से कट जाएगा और आपका आंसर बचेगा Cl2 प्लस CH4. वी गेट CH3Cl प्लस HCl. देख सकते हो मैं काट रही हूं. Cl Cl से कट गया, ये Cl इस Cl से कट गया, CH3 CH3 से कट गया. ठीक है. अब हम कहेंगे रिएक्शन हुआ किसका. पहले बताओ का रिएक्शन किसका था? मीथेन और क्लोरीन का था. ठीक है. प्रोडक्ट क्या थे? CH3Cl एंड HCl. ये जो बीच में बन गए, जबरदस्ती बने Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल. ये तो ना रिएक्टेंट थे ना प्रोडक्ट थे. ठीक है. ये क्या बने? इंटरमीडिएट, जो रिएक्टेंट भी नहीं होते, प्रोडक्ट भी नहीं होते, लेकिन फिर भी रिएक्शन में बनते हैं और फिर रिएक्ट कर जाते हैं. जैसे ये बने दोनों के दोनों, एक ये रिएक्ट कर गया, एक ये इधर रिएक्ट कर गया, तो जैसे ये दोनों बने ये रिएक्ट कर जाते हैं. इन चीजों को, इन स्पीसीज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स. यानी जो तो ना रिएक्टेंट में है ना प्रोडक्ट में है, लेकिन रिएक्शन के मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं बनते हैं और इतने रिएक्टिव होते हैं कि फटाफट से रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है. इनको नाम दिया गया इंटरमीडिएट्स. इंटरमीडिएट्स कंसेप्ट समझ आया कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं. ठीक है. अब हम कहेंगे इस पूरे स्टेप में, इस पूरे मैकेनिज्म में, व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मतलब है एक रिएक्शन होती कैसे है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्यौरा जो है उसे मैकेनिज्म बोल दिया. इस मैकेनिज्म में क्लोरीन फ्री रेडिकल
and CH3 free radical. These two are intermediate. ये दोनों intermediate हैं. हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है. जो चीज रिएक्टिव होती है ये आपको भी पता है, वो लेस स्टेबल होती है, और जो लेस स्टेबल होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, मोर एनर्जेटिक हुआ. ठीक है. और एक मैंने पॉइंट लिखा है आपको, शॉर्ट लाइफ स्पैन. बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये दूसरों से रिएक्ट कर जाते हैं. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है जी. तो अब आपका कंसेप्ट ये हुआ, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, उसका एक मैकेनिज्म होता है. उस मैकेनिज्म के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स में बीच बीच में कहीं आपको इंटरमीडिएट्स बनते दिखते हैं. वो जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट दिखाए हैं आपको. ठीक है. ये जो इंटरमीडिएट हैं ये स्टेबल नहीं होते, बहुत रिएक्टिव होते हैं, बनते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं. अब जल्दी से इस मैकेनिज्म को नोट कर लो और फिर हम आगे का इंटरमीडिएट का टॉपिक करते हैं. जी अच्छा सब देख रहे हैं. हमने जैसे 3 स्टेप में खत्म कर दी थी रिएक्शन. फर्स्ट टाइप है फ्री रेडिकल्स. ये तो आपको अभी दिख ही गए. सेकेंड हमारे पास है कार्बोकेटाइंस. थर्ड है कार्बोएनाइंस. फोर्थ है कार्बीन्स. फिफ्थ होते हैं नाइट्रीन्स. सिक्स्थ है पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट्स. तो आपके पास 6 तरह के इंटरमीडिएट्स हैं. वी आर हैविंग फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, देन वी हैव कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, एंड द लास्ट इज पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट. अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक में कार्बन 3 बॉन्ड्स और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है. तो फ्री रेडिकल का मतलब है कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ये जो एक इलेक्ट्रॉन मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर हम sp2 हाइब्रिडाइज बनाएंगे तो बेटा ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इन अनहाइब्रिड